Hello, today we will cover 2021 PMS paper, business administration, paper 1 and paper 2 both. इसमें से बहुत से क्वेश्चन तो रिपीट है लेकिन फिर भी हम उनको रिवाइज करेंगे इसके अंदर। ट्वेंटी ट्वेंटी वन का जो पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट पेपर में हम क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज भी कवर करेंगे, लेकिन अभी से क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं कि बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होती हैं और वो कैसे वर्क बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। सो बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट होती हैं, उसको ओशियन मॉडल भी कहा जाता है, OCEAN से। ओ से ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सी से कॉन्शियसनेस होती है उनके अंदर। ई से एक्स्ट्रावर्जन होती है और ए से एग्रीएबलनेस होता है और एम से न्यूरोटिसिज्म होता है। सो वो डिग्री जिससे हम बता सके कि ये कितने क्रिएटिव हैं एम्प्लॉइज या कोई इंसान कितना क्रिएटिव है, वो है ओपननेस टू एक्सपीरियंस। वो लोग क्यूरियस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और न्यू आइडियाज के लिए अपना दिमाग खुला रखते हैं, उसे कहते हैं ओपननेस टू न्यू एक्सपीरियंस। और इसका वर्क बिहेवियर ये होता है कि जो लोग हाई ओपननेस जिनकी होती है वो क्विकली अडॉप्ट कर लेते हैं हर चैलेंज के साथ और अच्छा परफॉर्म करते हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट में और इनोवेटिव सोल्यूशन लेके आते हैं। जो कॉन्शियस होते हैं वो ऑन दी अदर हैंड ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं। ऐसे लोग जिनकी कॉन्शियसनेस ज्यादा होती है वो हाईली कॉन्शियस एम्प्लॉय होते हैं और उनको रिलायबल होते हैं। उन पे आप डिपेंड कर सकते हैं, डेडलाइन पे वो काम दे देंगे अपना और प्रोड्यूस करेंगे क्वालिटी वर्क। कोरिलेट करते हैं स्ट्रांगली विद द जॉब परफॉर्मेंस। जैसी ही जॉब परफॉर्मेंस है, अगर आप किसी टॉप लेवल मैनेजर रख रहे हैं तो आप उसकी कॉन्शियसनेस जरूर देखेंगे कि वो हाई लेवल पे है या लो लेवल पे है। इसके बाद आता है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन आउटगोइंग, एनर्जेटिक और असर्टिव। ये लीडरशिप क्वालिटी टाइप आ जाता है कि एक्सट्रोवर्टेड लोग जो होते हैं वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और टीम बेस्ड टास्क उनको दिए जाते हैं जिसमें वो टीम को लीड करें और ये सोशल इंटरेक्शन करता है। बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो कुछ जॉब्स होती है जैसे मार्केटिंग वगैरह, उसमें एक्सट्रोवर्टेड लोगों की जरूरत होती है, ना कि इंट्रोवर्टेड लोगों की। सो एक्स्ट्रावर्जन भी बताता है कि कौन सी जॉब के लिए कौन सा इंसान बेहतर है और अगर इसमें ये क्वालिटी होगी तो वो सोशल इंटरेक्शन वाली जॉब्स में काफी अच्छा करेंगे। इसके बाद एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस ये बताती है कि कोऑपरेटिव और कौन कितना पर्सन, कोई इंसान कितना कोऑपरेटिव है, एम्पैथेटिक है या कंपैशनेट है। एग्रीएबल इंडिविजुअल जो होते हैं वो हार्मनी की तरफ जाते हैं, रिड्यूस करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को और इफेक्टिव टीम प्लेयर होते हैं। लेकिन वो स्ट्रगल करते हैं असर्टिवनेस के साथ, क्योंकि अब हर एक की हर बात मान जाते हैं तो वो आपकी बात को लाइटली लेने लग जाते हैं। तो एग्रीएबल पर्सन के साथ ये हो जाता है। न्यूरोटिसिज्म एक ऐसी चीज होती है कि आप किस हद तक कोई इंसान मूडी है या इमोशनली अनस्टेबल है या स्टेबल है। तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी को न्यूरोटिसिज्म रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई इंसान न्यूरोटिसिज्म में हाई होगा तो वो एंशियस रहेगा, मूडी होगा और इमोशनली अनस्टेबल होगा। और जो हाई न्यूरोटिसिज्म है वो स्ट्रेस की तरफ लेके जा सकता है, आपकी परफॉर्मेंस को कम कर सकता है। और इमोशनल स्टेबिलिटी या इसके ऑपोजिट जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो प्रमोट करती है रेजिलियंस को, इफेक्टिव हैंडलिंग को और प्रेशर को। इम्पैक्ट ऑन वर्क बिहेवियर इसका ये रहता है कि अगर ये सारी ट्रेट्स हमें समझ आ जाएँ तो हम पता चल जाएगा कौन सा इंसान किस रोल के लिए सूटेबल है। और ये हमारा बिल्ड करता है बैलेंस्ड टीम अप्रोच कि हर टीम में एक असर्टिव इंसान होना चाहिए, एक कॉन्शियस होना चाहिए। एक एक टीम अगर हम बना दें जिसमें सारी ये क्वालिटीज़ होंगी तो हमारा काम वक्त पे हो जाएगा। जो परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ कर लेंगे और वर्क प्लेस बिहेवियर भी सही हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि एक्सप्लेन करें टू ऑफ दीज क्लासिकल मोटिवेशनल थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दफा रिपीट होती है किसी ना किसी तरीके से। उसमें होती है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी है जो मैस्लो ने दी थी, उसमें उसने 5 ऐसी नीड्स बताई थी, अगर वो फुलफिल हो जाए तो मैनेजर होते हैं वो नीड्स को अगर ये फुलफिल कर दे अपने एम्प्लॉय की तो वो इफेक्टिवली काम करेंगे। सो 5 जो नीड्स उसने बताई थी वो थी फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है फूड, वाटर, शेल्टर, जो हमारी फिजिकल लाइफ के लिए जरूरी होती है, हमारे रहने के जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वो फिजियोलॉजिकल सर्वाइवल नीड्स है। दूसरी है सेफ्टी नीड्स जो कि है प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी की, जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ बेनिफिट्स, ये सेफ्टी नीड्स है। इसके बाद सोशल नीड्स आ जाती है। सोशल नीड्स वो होती है जो लव, बिलोंगिंगनेस और रिलेशनशिप से आती है, यानी कि सोसाइटी इसको देती है, या तो टीम वर्क या कोलैबोरेशन इसके लिए जरूरी होता है। और स्टीम नीड्स होती है रिकॉग्निशन, स्टेटस और सेल्फ एस्टीम। जितना मर्जी आप काम कर ले, अगर आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही और आपकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट नहीं मिल रहा प्रमोशन से, अवार्ड से, रिवार्ड्स से, तो एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं कर सकते। बेसिक पर्पस का ये था कि एक इंसान की नीड्स अगर फुलफिल हो जाए तो वो और अच्छे तरीके से मोटिवेट होता है कि वो काम करे अच्छे तरीके से। सो सेल्फ एस्टीम नीड्स आ जाती है रिकॉग्निशन, स्टेटस और सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है पर्सनल ग्रोथ को जो प्रमोट करे और फुलफिलमेंट को। जब एक इंसान के पास सब कुछ आ जाता है तो फिर वो अपनी पर्सनल ग्रोथ, अपनी सोल पे वर्क करना शुरू करता है, उसे कहते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स भी कह सकते हैं इसको, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं कि वो फिर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट लेता है, क्रिएटिविटी पे फोकस करता है। सो मैनेजर अगर ये नीड्स एड्रेस कर दे तो मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉय को टू बी अ बेटर पर्सन। और हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी है। इसने हर्ट्जबर्ग ने कैटेगराइज किए थे वर्क प्लेस में फैक्टर्स इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है, जिसकी वजह से वो कहते थे कि मोटिवेशन ड्राइव करती है। एक होता है हाइजीन फैक्टर्स जो कि प्रिवेंट करते हैं डिससैटिस्फैक्शन को। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको अगर आप अच्छा कर दें तो वो आपको, जो एम्प्लॉय है, उसको मायूस करने से बचाता है, डिससैटिस्फैक्शन से बचाता है। वो है सैलरी, वर्किंग कंडीशन, कंपनी पॉलिसीज एंड जॉब सिक्योरिटीज। सो उसका इफेक्ट ये होता है कि उनकी जो एक्सेस होती है वो डिससैटिस्फैक्शन बनाती है, बट देयर प्रेजेंस
जो अगर ये फैक्टर्स मौजूद हो तो एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होते, लेकिन अगर ये फैक्टर्स एब्सेंट हो तो एम्प्लॉय मोटिवेट डिससैटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो मोटिवेट नहीं होते। देयर एब्सेंस कॉजेस दीज फैक्टर्स अगर प्रेजेंट हो तो उनकी डिससैटिस्फैक्शन हो जाती है एम्प्लॉयज में, और अगर ये प्रेजेंट हो तो मोटिवेट नहीं होंगे, ठीक है। सो मोटिवेशनल फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं सेटिस्फेक्शन को, ये हमें हायर परफॉर्मेंस की तरफ हमें सेटिस्फाई करते हैं और लेके जाते हैं, ठीक है। उसमें आ जाता है रिकॉग्निशन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, रिस्पांसिबिलिटी एंड मीनिंगफुल वर्क। ये 2 फैक्टर्स है, 14 फैक्टर्स दोनों के थे। वो 14 फैक्टर्स हम अभी डिस्कस करेंगे। मैनेजर मस्ट इंश्योर हाइजीन फैक्टर्स आर मेट एंड ऐड मोटिवेटर्स टू ड्राइव एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है और उसमें है कि आप ब्रीफली एक्सप्लेन करें टूल्स को मेजर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के। सो 5 और 6 टूल्स हैं, वो ये है कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। इसमें ये होता है कि आप पहले से ही एक कंट्रोल बना लेते हैं कि प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि एक तो फीडबैक आती है ना, आपको मेजर करते हैं आप, फिर आप इवैल्यूएट करते हैं, फिर आपको फीडबैक आती है, फिर आप उस पर काम करते हैं। आप पहले से ही फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कर लेते हैं कि पहले से ही फीडबैक देके अगर ये मसला आया तो हम इसको ऐसे कंट्रोल करेंगे, और अगर दूसरा मसला आया हमने प्रोएक्टिवली पहले से ही उसको फोकस करके उन प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करना है, वो होता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। और इससे आप ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को कैटर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज बिफोर इंप्लीमेंटिंग अ न्यू सिस्टम। इसकी एग्जांपल ये है कि आपने किसी एम्प्लॉय को पहले से ही ट्रेनिंग प्रोवाइड की कि जब हम इनको, जैसे सिविल सर्विसेज में होता है कि पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फिर उनको किसी ओहदे पे डालते हैं, किसी भी ओहदे पे डालते हैं, ठीक है। और कॉन्करेंट कंट्रोल होता है, इसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है और कंट्रोल करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, इंश्योर स्टैंडर्ड्स आर बीइंग मेट। उसमें ये कहते हैं कि देखते हैं कि स्टैंडर्ड्स पूरे किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे। रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है कॉन्करेंट कंट्रोल के अंदर। और रियल टाइम मॉनिटरिंग से मुराद है कि जैसे जैसे कोई प्रोसेस हो रहा है उसको उसी वक्त आप उस प्रोसेस को चेक करें कि वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। सुपरवाइज करें असेंबली लाइन को इन प्रोडक्शन टू इंश्योर क्वालिटी, ठीक है। जैसे कि सुपरवाइज कर रहा होता है डिफरेंट फैक्ट्रीज में सुपरवाइजर्स होते हैं, जैसे ही कोई एम्प्लॉय गलती करता है उसको उसी में करेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं कॉन्करेंट कंट्रोल। जैसे टीचर्स अक्सर हमारे सर पे खड़े होकर हमारे पेपर देख रहे होते हैं और हमें कहते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन सही नहीं आपने किया, इसको दोबारा करें। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्करेंट कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल होता है कि कंट्रोल दैट फोकसेस ऑन एनालाइजिंग रिजल्ट। जैसे रिजल्ट आता है हमारे पास, हम एनालाइज करते हैं हमारी वीकनेसेस क्या क्या है, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे हम उसको बेहतर करते हैं, उसको प्रोसेस को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह फीडबैक कंट्रोल होता है। जैसे कि रिव्यू करना अपनी स्टेटमेंट्स को क्वार्टरली, आफ्टर एवरी 4 मंथ, या फिर सेमी एनुअली और एनुअली, या तो हर साल के साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम देखेंगे, या हम हर 6 महीने बाद या 4 महीने बाद हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसमें जो हमारी कमियां उसको बेहतर बनाएंगे। तो वो फीडबैक कंट्रोल होगा कि हमने ये काम कर लिया था, उसका हमें आउटपुट भी आ गई थी, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब हमने वो काम करना है तो हमने उसको कैसे करना है, वो फीडबैक कंट्रोल में आ जाएगा। बैलेंस स्कोर कार्ड, ये भी एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को मेजर करता है। इसमें हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एक बेंचमार्क रखते हैं, कस्टमर पर्सपेक्टिव का एक बेंचमार्क रखते हैं, इंटरनल प्रोसेस का एक बेंचमार्क रखते हैं, और लर्निंग एंड ग्रोथ का एक बेंचमार्क रखते हैं। बेंचमार्क से मुराद होता है एक स्कोर कार्ड बना देते हैं कि जैसे आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स हम अपने आप को देंगे इन चारों लेवल्स में। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमारी हमारे कंपटीटर्स के मुकाबले में कैसी जा रही है, हमारे मुकाबले में कैसे जा रही है, प्रॉफिट मार्जिन कैसे रहेंगे। और कस्टमर पर्सपेक्टिव क्या है कि आप कस्टमर सेटिस्फाई है, नहीं सेटिस्फाई है, अगर सेटिस्फाई है तो कितने परसेंट सेटिस्फाई है, हमारे कंपटीटर्स के मुकाबले में कितना सेटिस्फाई है। सो ये बैलेंस स्कोर कार्ड टेक्निक होती है। इसके अलावा इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं जिसमें प्रोडक्शन एफिशिएंसी होती है और एम्प्लॉय की ट्रेनिंग के बारे में बताया जाता है कि लर्निंग एंड ग्रोथ कैसे कैसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं या नहीं, कितनी की है, अगर उन्होंने की है तो। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देता है परफॉर्मेंस में बियॉन्ड फाइनेंशियल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 है रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंप्रूविंग मैनेजरियल कम्युनिकेशन। सो आईटी का रोल क्या है मैनेजरियल कम्युनिकेशन में, उनको उसको बेहतर बनाने में। सबसे पहले तो रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है, टूल्स आ गए हैं काफी, ईमेल आ गया है, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स, व्हाट्सएप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मीटिंग ऐप आ गई है, और डिसीजन मेकिंग में और कोलैबोरेशन में इजी हो गया है सब कुछ और फास्टर हो गया है। इसने हमारी इंप्रूव की है मॉनिटरिंग को और कंट्रोल सिस्टम को। जितने भी हमारा ईआरपी सिस्टम है, हमारा आईटी सिस्टम है, परफॉर्मेंस ट्रैक करने वाला, बजट ट्रैक करने वाला, वो सारा कुछ सिस्टम्स नए आ गए हैं, और उससे हमें आसानी होती है कि हम मॉनिटर करें अपनी ग्रोथ को, अपने रेशियोज को। और इनहैंस कर दिया इसने डेटा मैनेजमेंट को। डेटा मैनेजमेंट कैसे इनहैंस हुई है, उसने स्टोरिंग में, एनालाइजिंग में, शेयरिंग में लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को इजीली बना लिया कंज्यूम करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। इसलिए डेटा मैनेजमेंट एनहांस हो गई है। कॉस्ट एफिशिएंसी हो गई है, पहले जो 10 बंदे काम करते थे वो एक सॉफ्टवेयर कर देता है। सो इस तरह कॉस्ट मैनेजमेंट भी हमारी अच्छी हो गई है। ग्लोबल कोलैबोरेशन हो गई है। आईटी इनेबल्स मैनेजर टू कनेक्ट विद द टीम स्टेक होल्डर्स अक्रॉस द ग्लोब। यहाँ पे जैसे फ्रीलांसिंग के थ्रू हम आईटी के थ्रू, फाइवर के थ्रू अपनी पाकिस्तान में बैठे बाहर जॉब करते हैं, ग्लोबली कोलैबोरेट कर लेते हैं, उसको कहते हैं ग्लोबल कोलैबोरेशन। और ये सब कुछ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के लिए और कम्युनिकेशन के लिए बेहतर किया, और ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ। सॉफ्टवेयर टूल्स इसमें आ जाता है स्लैक और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, और ये इसकी एग्जांपल्स हैं। स्ट्रक्चरल इशू इन दी मैनेजिंग फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट। वो कौन सा स्ट्रक्चरल इशू है जो कि वर्क अरेंजमेंट को मैनेज करने में हमारे लिए मुश्किल होते हैं, तो उसके रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट के दरमियान। सो स्ट्रक्चरल इश्यूज जो होते हैं
इन मैनेजिंग फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, उसका सबसे पहले तो रिलेशनशिप क्या है ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन का और फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट का। तो ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन होता है कि कैसे लोग काम करेंगे, उनकी रिपोर्टिंग लाइंस क्या होंगी और उनके रोल्स क्या क्या होंगे। लेकिन फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट में ये होता है कि रिमोट वर्क होता है, फ्लेक्सिबल टाइम होता है और आपके पास कंप्रेस्ड वर्क वीक होते हैं, जिसमें आपने अपने मुताबिक काम करना होता है। तो इनका रिलेशनशिप क्या बनता है? इसका रिलेशनशिप ये बनता है कि जो ट्रेडिशनल हायरार्किकल डिजाइन है उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है फ्लेक्सिबिलिटी लाने में और एक्टिवली स्ट्रक्चर बनाने में, ताकि वो इस दोनों को सपोर्ट कर सकें। सो स्ट्रक्चरल इशू जो मैनेजिंग फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट में आते हैं वो ये होते हैं कि कम्युनिकेशन चैलेंज आता है। फ्लेक्सिबल वर्कर्स जो होते हैं उनको डिलेज फेस करने पड़ते हैं और इन्फॉर्मेशन गैप आती है, क्योंकि कंपनी एक अलग जगह है किसी और मुल्क में और जो वर्कर है जो सर्विसेज फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उनकी कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। ये कम्युनिकेशन चैलेंज आ जाता है, स्ट्रक्चरल इशू पहला हो गया। दूसरा स्ट्रक्चरल इशू है जो कि कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम आ जाती है। वो जिस तरह डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं, एक जगह दिन दूसरी जगह रात, जो फ्लेक्सिबल वर्क आप फ्लेक्सिबल वर्कर हायर कंटिजेंट वर्कर इन्हें कहते हैं। कंटिजेंट वर्कर जो आप हायर करते हैं उसके डिफरेंट टाइम जोन्स में मैनेज करने के लिए उसकी प्रॉब्लम्स आ जाती है और शेड्यूल बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ये दूसरा स्ट्रक्चरल इशू आ गया। जो तीसरा जो स्ट्रक्चरल इशू है वो अकाउंटेबिलिटी इशू है, कि एक इंसान किसी दूसरे मुल्क में बैठा हुआ है और दूसरा इंसान कहीं और माइक्रो मैनेज कर रहा है, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी वो कैसे करेंगे? माइक्रो मैनेजिंग का मतलब होता है कि आप छोटी-छोटी चीज़ों पे उनको टारगेट करें, उनको बताएं कि ये नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। माइक्रो मैनेजिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर अ लीडर और अ टॉप लेवल मैनेजर, क्योंकि ये इरिटेट कर देती है एम्प्लॉयी को। सो इसको माइक्रो मैनेजिंग भी नहीं करनी और आपने अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करानी है, जो कि बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे फाइवर में अगर कोई इंसान एम्प्लॉयी एम्प्लॉयर के पास जाता है किसी बड़े, तो उसको विदाउट माइक्रो मैनेजिंग आपने कैसे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना है, ये बहुत डिफिकल्ट है और ये स्ट्रक्चरल इशू है। तीसरा स्ट्रक्चरल इशू आ जाता है। टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी आ जाती है उसके बाद। इसमें आईटी सिस्टम जो होता है उस पे हेवीली आप लोग डिपेंड कर रहे होते हैं और वर्चुअल कोलैबोरेशन हो रही होती है। अगर टेक्नोलॉजी का ब्रेकडाउन हो गया, अगर इंटरनेट बंद हो गया, अगर फिफ्थ जनरेशन वारफेयर हो गई, तो आपका काम कहाँ जाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल इशू है किसी भी फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट में, ठीक है, काम करने के लिए। इसका सॉल्यूशन वो क्या बता रहे हैं? सॉल्यूशन ये है कि अडॉप्ट करें ऐसी टेक्नोलॉजी को जो कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करे और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो और विदाउट एनी हेजिटेशन, आपकी दुनिया में कुछ भी चल रहा हो, आपका काम नहीं रुकना चाहिए। इस तरह का वो टेक्नोलॉजिकल टूल हो। रिडिज़ाइन करें रोल्स को, चाहे आप फ्लेक्सिबल काम कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं। अगर आप दोनों ने कोलैबोरेट करना है प्रोडक्टिवली, तो रिडिज़ाइन करने पड़ेंगे रोल को, प्रमोट करनी पड़ेगी ऑटोनॉमी को एंड क्लियर करने पड़ेंगे अकाउंटेबिलिटी गोल। उसके अलावा जो तीसरा सॉल्यूशन है वो ये है कि एनकरेज करें रेगुलर वर्चुअल चेक्स इन एंड टीम अपडेट। तो जो चेक्स इन होते हैं और जो टीम अपडेट्स होती हैं उनको आप इनकरेज करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड हाउ कैन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट एन एथिकल कल्चर? स्ट्रॉन्ग कल्चर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग कल्चर जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कल्चर होता है जहाँ एम्प्लॉय शेयर करते हैं अपने कॉमन वैल्यूज को, बिलीव्स को और नॉर्म्स को, जो कि उनका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है। जो कल्चर होता है वो हर कंट्री के लिहाज से उनका डिफरेंट होता है। इसी तरह एम्प्लॉयज का कल्चर भी हर कंट्री के लिहाज से डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर फ्रांस में देखा जाए तो वो आज 10 बजे से पहले ऑफिस नहीं खोलते, ये उनका कल्चर है, इनका एक बिहेवियर है कि वो 10 बजे से पहले अपने ऑफिस 9 या 10 बजे से पहले नहीं खोलेंगे। 6-7 बजे अमेरिका में ऑफिस खुल जाते हैं और पाकिस्तान में भी 9-10 बजे। ये हमारा वैल्यूज है, क्योंकि हम कॉमन बिलीव्स है, वैल्यूज है और नॉर्म्स है और इसको हम बुरा नहीं समझते। ठीक है, तो इस तरह सोशल कल्चर हर कंट्री का अलग होता है और स्ट्रॉन्ग कल्चर ये होता है जिसमें ज़्यादा सारे लोग एक कॉमन वैल्यू को, बिलीव्स को सपोर्ट करते हैं। इसके फीचर ये है कि सबका विजन सेम होता है, उनका मिशन भी सेम होता है, कंसिस्टेंट होता है और क्लियर कम्युनिकेशन होती है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि हर कोई बार-बार वही रिपीट करी जा रहा है एक ही चीज़ को। जैसे अगर 9 बजे ऑफिस खुला, सबने 9 बजे ही आना है, कोई 7-8 बजे नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए होती है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है इसका एक फीचर, और एक वेल डिफाइंड वैल्यूज और बिहेवियर होता है। और इसका बेनिफिट ये है कि ये एम्प्लॉय की लॉयल्टी को, एंगेजमेंट को और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। एथिकल कल्चर को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हम सबसे पहले तो लीडरशिप की एग्जांपल देनी पड़ती है कि एक जो लीडर होता है, जैसे वो बिहेव करेगा, उसकी टीम भी वैसे ही बिहेव करेगी। सो लीडर को एथिकल होना चाहिए सबसे पहले तो। फिर कोड ऑफ एथिक्स क्या है? एक रूल्स और सेट ऑफ प्रोसीजर बनाना चाहिए कि इसको फॉलो करेंगे, सारे इसको फॉलो करेंगे। लीडर भी फॉलो करेगा और एम्प्लॉइज़ भी। मैनेजर भी फॉलो करेगा और उसके एम्प्लॉइज़ भी, टीम वर्कर्स भी। सो इसको अगर कोड्स ऑफ एथिक्स बनाएँ, लीडर उसको फॉलो करे, उसकी एग्जांपल बने, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करें, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए जो ट्रेनिंग दे एथिक्स की और रूल्स एंड रेगुलेशंस की। ओपन कम्युनिकेशन करें, एनकरेज करें एम्प्लॉइज टू रिपोर्ट अनएथिकल बिहेवियर विदाउट फियर ऑफ रिटेलिएशन। सो ओपन कम्युनिकेशन ये होती है कि आप एम्प्लॉय से उसकी पॉइंट ऑफ व्यू लें और विदाउट एनी बाइस उस पे अमल करें, ना कि आप उनसे पहले उनकी क्या नाम, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लें और फिर एक ग्रज रख लें दिल में कि नहीं, इसने ऐसा क्यों कहा, ये हमारी बात को ऐसे इनकार कर सकता है। तो ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए और फिर रिवार्ड सिस्टम होना चाहिए, रिकॉग्नाइज करें और रिवार्ड करें एथिकल बिहेवियर को। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये बिल्ड करता है ट्रस्ट को स्टेक होल्डर्स के साथ। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जिनका किसी भी तरह का हमारी कंपनी में इंटरेस्ट होता है, और एनहांस करें रेपुटेशन को और रिड्यूस करें लीगल रिस्क को। प्रमोट करें पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट को और लॉन्ग टर्म सक्सेस पे वो काम करें। सो ब्रीफली डिस्क्राइब करें कि 5 डिफरेंट मार्केटिंग फिलॉसफीज क्या हैं। सो
5 डिफरेंट मार्केटिंग फिलॉसफीज वो फिलॉसफीज होती हैं जिसके थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट होता है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पैसे कैसे बचेंगे। ठीक है, मैस प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन हम एक लार्ज स्केल पे करेंगे ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ECO। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है कि हम जितनी ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, हमारे जो रॉ मटेरियल होता है वो उतना ही चीप आएगा, बल्क में जो खरीदेंगे हम। और अगर वो चीप आएगा तो हमें कॉस्ट कट हो जाएगी और हमारे पास कम पैसों में अच्छी ज़्यादा चीज़ें बन जाएंगी, और जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन कंसेप्ट, हमारी जो प्रोडक्शन है, हम इसको फोकस करते हुए उसको मार्केट में लॉन्च करेंगे। ठीक है, ये प्रोडक्शन कांसेप्ट हो गया। प्रोडक्ट कांसेप्ट होता है कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को फोकस करेंगे, ना कि क्वांटिटी को। प्रोडक्शन कांसेप्ट में हम क्वांटिटी पे फोकस कर रहे थे कि जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी उतना बेहतर है, ताकि हमारी कॉस्ट कम हो जाए। लेकिन प्रोडक्ट कांसेप्ट में हम कहेंगे कि नहीं, हमें थोड़ी चीज़ें चाहिए, लेकिन हमने उसमें वैल्यू क्रिएट करनी है कस्टमर के लिए। हमने कस्टमर को एक प्रीमियम पैकेज देना है, प्रीमियम प्रोडक्ट देनी है, जिसकी वजह से इसमें क्वालिटी फीचर्स होने चाहिए और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट कांसेप्ट में हम प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। सेलिंग कांसेप्ट आ जाता है फिर। सेलिंग कांसेप्ट में हम प्रमोशन स्ट्रेटजीज पे फोकस करते हैं, ना कि प्रोडक्ट में, ना ही प्रोडक्शन पे। क्योंकि सेलिंग में सिर्फ फोकस किया जाता है कि हमने कोई चीज़ कैसे बेचनी है, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इग्नोर किया जाता है। इसमें आप बार-बार एग्रेसिव प्रमोशन करते हैं और अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे बिस्किट्स वगैरह के ऐड होते हैं, वो सिर्फ सेलिंग में देखते हैं, वो नहीं देखते कि हमारा हमारा कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है कि नहीं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं, जो कि खाने-पीने की चीज़ें होती हैं, जो खराब हो जाती है, उसका स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, वो कभी नहीं देखती कि हम ज़्यादा प्रोड्यूस करें या प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए। वो देखती है कि हमने चीज़ आई है मार्केट में और वो सेल हो जानी चाहिए। तो ये सेलिंग कांसेप्ट होता है। मार्केटिंग कांसेप्ट ये होता है कि फोकस करें आप अंडरस्टैंडिंग पे, कि मीटिंग कस्टमर की जो नीड्स है ना, उस पे फोकस करें कि हम वो कंपेटिटर से ज़्यादा बेहतर करें। मार्केटिंग कांसेप्ट में हम कंपेटिटर के सेलिंग कांसेप्ट की फोकस करते हैं, लेकिन कंपेटिटर के अगेंस्ट। जब से हम इसमें ऑफर करेंगे कि हम इस अपने कंपेटिटर से सस्ता बेच रहे हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में बेच रहे हैं। ये मार्केटिंग कांसेप्ट हो गया। सेलिंग कांसेप्ट में हम सिर्फ फोकस कर रहे थे कि प्रोडक्ट बिक जाए, वो हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे थे। लेकिन मार्केटिंग कांसेप्ट में हम अपने कंपेटिटर को टारगेट करते हैं कि कंपेटिटर से बेहतर हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और इसको हम साइडलाइन करके अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। सोसाइटल मार्केटिंग कांसेप्ट आ जाता है। उसमें ये होता है कि हम एक वैल्यू क्रिएट करते हैं, वेलफेयर का काम करते हैं, और फिर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लेते हैं लोगों से। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, तो हमारी एनवायरमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह की मार्केटिंग करते हैं। कस्टमर की सैटिस्फैक्शन भी बढ़ाते हैं कि वो गिल्ट में नहीं आएगा कि हमारे ब्रांड से अगर कपड़े खरीदेगा, या उसका प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट क्या जा रहा है उसके मुताबिक करते हैं। और सोसाइटल वेलफेयर का काम करते हैं, प्रमोट करते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को। ये सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आता है। फिर हाउ कैन अ फर्म फॉलो मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस टू क्रिएट अ कस्टमर वैल्यू एंड बिल्ड रिलेशनशिप। कोई भी कंपनी कैसे एक मार्केट मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो करती है और कस्टमर के अंदर वैल्यू क्रिएट करती है और कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाती है। सो इसमें 5 चीजें आ जाती हैं। एक मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले तो आपको मार्केट का पता होना चाहिए कि कस्टमर की नीड्स क्या है, कस्टमर के आपके कंपेटिटर्स कौन है, और मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, क्या डिमांड है और क्या सप्लाई है। ये मार्केट एनालिसिस में आ जाता है। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट आ जाता है। उसमें आइडेंटिफाई करते हैं टारगेट मार्केट को और क्रिएट करते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन, कि आपने किस एरिया को टारगेट करना है, किन लोगों को टारगेट करना है, और आपने किसी चीज़ को कितना इसमें वैल्यू ऐड करनी है और आगे सेल करना है। ये स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट आ जाती है। फिर मार्केटिंग मिक्स होते हैं। मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस आते हैं: प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस। ये वो स्ट्रेटेजीज होती हैं जो कि कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं। यानी कि प्रोडक्ट कैसी है, कस्टमर किस किस कस्टमर को उसकी जरूरत है, किस तरह की आपकी टारगेट मार्केट है, उस प्रोडक्ट में आप क्या वैल्यू क्रिएट करेंगे जो आपकी प्रोडक्ट सेल हो जाएगी। उसकी प्राइस कैसी होनी चाहिए, कितने लोगों को टारगेट करना है, अगर आप ज्यादा लोगों को टारगेट करना है तो उसकी प्राइस कम होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। ये प्राइस में हम देखते हैं। प्रमोशन में ये होता है कि हमने उसकी प्रमोशन कैसे करनी है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज हम लेके चलेंगे जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट जल्दी प्रमोट हो जाएगी और ज्यादा कस्टमर को अपने कस्टमर करेगी, अट्रैक्ट करेगी। और उसके बाद हम प्लेस देखते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट किस प्लेस में हमारी ज़्यादा चलेगी। जैसे कि पाकिस्तान की कोई चीज़ है, वो पाकिस्तान कोई एशियन फूड है, तो वो किन ममालिक में ज़्यादा चलेगा। सो जैसे शान चाट मसाला है फॉर एग्जांपल, वो लंदन में भी उनके अकॉर्डिंगली उसको बनाया जाता है, वहाँ पे भी सेल किया जाता है, वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको टारगेट किया जाता है, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उनकी और वैसे ही सेल है। सो दैट्स हाउ 4 पीस वर्क: प्राइस, प्रोडक्शन, प्रमोशन, प्लेस। प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस, प्राइस। कस्टमर एंगेजमेंट क्या है? बिल्ड करते हैं स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप थ्रू पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। कस्टमर एंगेजमेंट में कस्टमर के साथ एंगेज करती है कंपनी अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए, एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस देके कि हम उनको एक लिमिटेड जैसे कि लॉयल्टी प्रोग्राम होता है या टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को फर्म के साथ या जो लोग सेल्स डिपार्टमेंट में उनके साथ। जैसे आपको अक्सर कंपनी से कॉल आती है या किसी ऑर्गेनाइजेशन से कॉल आती है कि हम इस कंपनी से बात कर रहे हैं और आप हमें फीडबैक दें, और इसके थ्रू वो कस्टमर की एंगेजमेंट इंक्रीज करते हैं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होती है कि रिजल्ट को मॉनिटर करते हैं, कस्टमर की फीडबैक लेते हैं, सेल्स से डाटा लेते हैं और मार्केट शेयर में उनकी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। सो ये 5 टूल्स है जो रिलेशनशिप बिल्ड करने। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज माइक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स कौन-कौन से होते हैं और उनको एक्सप्लेन करें कि वो चेंजेस कैसे लाते हैं डेमोग्राफिक में, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में अफेक्ट करते हैं, किस तरह अफेक्ट करते हैं मार्केट डिसीजन को। तो माइक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होती है जो डायरेक्टली इमीडिएट एनवायरनमेंट में कंपनी को इफेक्ट करते हैं। यानी कि इमीडिएट एनवायरनमेंट में कौन होते हैं कंपनी के, किसी भी कंपनी की या फर्म की? कस्टमर्स होते हैं, कंपेटिटर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, इंटरमीडिएरीज होते हैं और पब्लिक होते हैं। कस्टमर टारगेट ऑडियंस होती है और उनकी जो नीड्स होती है वो एनवायरनमेंट माइक्रो एनवायरनमेंट का फैक्टर है, वो इम्पैक्ट करते हैं।
कंपेटिटर्स, राइवल फर्म्स और एंड देयर स्ट्रेटजीज इम्पैक्ट द बिजनेस और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में मार्केटिंग डिसीजन को इम्पैक्ट करते हैं। अगर उन्होंने प्राइस बढ़ाई है तो हमें भी बढ़ानी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी, हमारी प्राइस उन पे डिपेंड करती है। सप्लायर्स, अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, उनकी अवेलेबिलिटी और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बताते हैं। इंटरमीडिएट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, लॉजिस्टिक पार्टनर्स होते हैं। सो ये वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं कंपनी के डिसीजन को, मार्केटिंग डिसीजन को। पब्लिक, मीडिया, लोकल कम्युनिटीज और स्टेक होल्डर्स भी इसमें से आते हैं। इम्पैक्ट डेमोग्राफिक का और इकोनॉमिक चेंजेस का ये है कि डेमोग्राफिक चेंजेस जो होती हैं वो चेंज इन पॉपुलेशन साइज, एज, जेंडर, इनकम, कल्चरल ट्रेंड आफ्टर अफेक्ट प्रोडक्ट डिमांड एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। डेमोग्राफिक चेंज होता है उनका इम्पैक्ट ये होता है कि वो चेंज और तो वो यंगर पॉपुलेशन जो होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यंगर पॉपुलेशन वो इंक्रीज डिमांड कर लेती है फॉर टेक सेवी प्रोडक्ट के लिए। सो इन्होंने अगर डिमांड इंक्रीज करी तो फिर प्रोडक्शन भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, सप्लाई भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इस तरह जो जेंडर होते हैं, जेंडर की बेसिस पे, डेमोग्राफिक की बेसिस पे इकोनॉमिक चेंजेस होते रहते हैं कंट्री के अंदर भी और कंपनी के अंदर भी। सो इकोनॉमिक चेंजेस वो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इन्फ्लेशन होती है और परचेजिंग पावर को इन्फ्लुएंस करना प्राइसिंग के थ्रू, प्रोडक्ट पोजीशनिंग और प्रमोशनल एफर्ट्स होती है। सो इसका एग्जांपल ये है कि अगर रिसेशन है, फर्म फोकस ऑन अफोर्डेबल एंड वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स। तो लोग रिसेशन के अंदर अगर इकोनॉमिक चेंज हो गया या इकोनॉमी डाउन हो गई है तो लोग क्या फोकस करेंगे, चीजें सस्ती, इन्फ्लेशन हो गई है, महंगाई हो गई है तो जो लोग चीज अफोर्डेबल चीजें प्रेफर करेंगे और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के लिए, और ऐसी चीजें खरीदेंगे जिनकी वैल्यू ज्यादा हो। डिफरेंट एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या होते हैं और डिस्क्राइब करें मेजर डिसीजन इन्वॉल्व इन डेवलपिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम। सो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इन्फॉर्मेटिव एडवाइजिंग एडवर्टाइजिंग, पर्सुएसिव एडवर्टाइजिंग, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग होती है कि आप नई प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन करवाएं, एजुकेट करें कंज्यूमर को उसके फीचर के बारे में। कि पर्सुएसिव एडवर्टाइजिंग ये होती है कि आप कस्टमर को कन्विंस करें कि वो प्रेफर करे आपकी प्रोडक्ट और आपका ब्रांड अनलाइक अदर प्रोडक्ट्स और अदर ब्रांड्स। इन्फॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट की एग्जांपल ये है कि कोलगेट, उन्होंने बताया कि कैविटीज हो जाती है अगर आप ब्रश नहीं करेंगे और आपको रेगुलर ब्रश करना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन देके उन्होंने अपना आपको एक कैविटीज के बचाने के लिए, दांतों के लिए कोलगेट जरूरी है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन देके आपको अपना परमानेंट कस्टमर बना दिया। परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट में आ जाता है जैसे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ शैम्पू के, हमारा शैम्पू आपके बालों को मजबूत बनाएगा, दूसरों से बेहतर है, तो ये परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट में आता है कि कस्टमर को मेंटेन करते हैं अवेयरनेस और लॉयल्टी से और मैच्योर प्रोडक्ट से, जैसे कि एप्पल की एडवर्टाइजमेंट होती है, वो रिमाइंडर एडवर्टाइजमेंट होती है। मेजर डिसीजन इन डेवलपिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम में ये होता है कि ऑब्जेक्टिव सेटिंग होती है, बजट डिसीजन होते हैं, मैसेज क्रिएशन होते हैं, मीडिया सिलेक्शन होती है और इवैल्यूएशन होती है। ऑब्जेक्टिव सेटिंग में डिफाइन किए जाते हैं क्लियर गोल्स, इन्फॉर्म, पर्सुएट, रिमाइंड किए जाते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव सेटिंग की जाती है, क्लियर गोल डिफाइन किए जाते हैं, इन्फॉर्म करना है, पर्सुएट करना है या रिमाइंड करना है आपने अपने एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम में। फिर बजट डिसीजन किया जाता है, एलोकेट किए जाते हैं फंड्स, मार्केट शेयर, कंपटीशन और गोल्स के हिसाब से कि हमने कितने गोल्स हमारे किस तरह अचीव करने हैं, कंपटीशन में हमने कितने पैसे हमने लगाने हैं और मार्केट शेयर हमारा कितना होना चाहिए ओवरऑल बजट डिसीजन में। तो मैसेज क्रिएशन में ये होता है कि एक क्रिएटिव और अपीलिंग एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग कंटेंट बनाया जाता है जो कि मैसेज क्रिएट करता है। सो उसमें ये होता है कि हमारी वैल्यू के साथ हिडन मैसेज क्या है, वो इनोवेटिव टेक है एप्पल का, और नाइकी का है कि हम कंफर्टेबल शूज प्रोवाइड करते हैं एथलीट्स को। सो दीज आर द मैसेज, हिडन मैसेज इन देयर प्रोडक्ट, और समटाइम्स वो उनका लोगो भी होता है। सो मीडिया सिलेक्शन क्या होती है कि आप चूज करते हैं अप्रोप्रिएट मीडिया प्लेटफॉर्म, टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर टू रीच द टारगेट ऑडियंस, टू रीच द टारगेट ऑडियंस। और इवैल्यूएशन में ये होता है कि मेजर करते हैं एड परफॉर्मेंस को यूजिंग सेल्स डेटा, कस्टमर सर्विस एंड आरओआई। सो मेजर करते हैं एड परफॉर्मेंस को सेल्स डेटा के थ्रू, कस्टमर सर्विस के थ्रू एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के थ्रू। सो ये होते हैं मेजर डिसीजन डेवलप फॉर डेवलपिंग एंड एडवर्टाइजिंग प्लान। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेटिंग, फिर बजट डिसीजन, फिर मैसेज क्रिएशन, मीडिया सिलेक्शन, इवैल्यूएशन। हाउ मेनी कंपनीज इन पाकिस्तान कैन यूज सोशल मीडिया एंड मोबाइल मार्केटिंग टू एंगेज कस्टमर्स, कंज्यूमर्स एंड क्रिएट ब्रांड कम्युनिटी। सो कंपनीज इन पाकिस्तान जो है वो लेवरेज लेती है सोशल मीडिया से और मोबाइल मार्केटिंग से। इस तरह उन्होंने पूछा है कि किस तरह पाकिस्तानी कंपनी सोशल मीडिया यूज करती है, मोबाइल मार्केटिंग को यूज करती है कंज्यूमर को एंगेज करने के लिए और अपना ब्रांड बनाने के लिए। तो वो इस तरह क्रिएट करती है कि सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक होता है, फॉर एंगेजिंग विजुअल, वीडियो और लाइव कंटेंट, उन सबको एंगेज करके रखती है इनके थ्रू, इन प्लेटफॉर्म्स में जाके अपनी ऑडियंस देखते हैं। फिर रन करते हैं इंटरैक्टिव कैंपेन, कॉन्टेस्ट एंड इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप टू एनहांस रीच, अपनी रीच को बढ़ाने के लिए, ज्यादातर लोगों तक पहुंचने के लिए वो इंटरैक्टिव कैंपेन बनाते हैं, कॉन्टेस्ट करते हैं, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप करते हैं ताकि वो एनहांस करे अपनी रीच को। फिर टारगेट करते हैं एडवर्टाइजमेंट को, यूज डेटा एनालिटिक्स टू पर्सनलाइज एड्स बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक एंड प्रेफरेंसेस। तो वो क्या करते हैं, अपने पर्सनलाइज एड बनाते हैं और डेमोग्राफिक और उसके प्रेफरेंसेस के मुताबिक अपनी ऑडियंस को टारगेट करते हैं कि किस ऑडियंस के लिए कैसा ऐड बनाना चाहिए। ये टारगेट करते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। कस्टमर एंगेजमेंट करते हैं, रिप्लाई टू क्वेरीज, encourage user generated content and build relationship via real time communication। So कस्टमर एंगेजमेंट होती है रिप्लाई टू अपने कस्टमर एंगेजमेंट से वो जब क्वेश्चन पूछते हैं कोई क्या ये प्रोडक्ट के बारे में और दूसरी चीजों के बारे में, तो वो यूजर जनरेटेड कंटेंट बनाते हैं और ऐसी यूजर फ्रेंडली उनकी वेबसाइट होती है जिसकी वजह से कस्टमर एंगेज रहता है और अपना उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रहता है। मोबाइल मार्केटिंग में सेंड करते हैं एसएमएस अपडेट्स, ऐप नोटिफिकेशन एंड प्रमोशंस टू कनेक्ट विद कंज्यूमर इंस्टेंटली। ब्रांड कम्युनिटी फिर क्रिएट करते हैं अपनी, क्रिएट ऑनलाइन फोरम्स और ग्रुप्स जिसमें कस्टमर इंटरैक्ट करे, शेयर करे अपना एक्सपीरियंस और एडवोकेट करे इस ब्रांड को।
इस तरह ये लोग अपनी सोशल मीडिया के थ्रू एक ब्रांड इमेज बनाते हैं, एक ब्रांड कम्युनिटी बनाते हैं। Discuss the three key approaches that can be used in Pakistani domestic companies to enter into the international market. So ठीक ही अप्रोचेज़ जो पाकिस्तान डोमेस्टिक कंपनीज़ जो है वो यूज़ करती है किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने के लिए, वो है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। सेलिंग गुड्स डायरेक्टली टू द फॉरेन कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो या तो आप डायरेक्ट खुद सेल करें, इनडायरेक्ट में ये होता है कि पार्टनरिंग विद इंटरमीडियरीज और एक्सपोर्ट एजेंसीज। या तो आप एक्सपोर्ट करें या फिर कोई इंटरमीडियरी रखें जो आपकी गुड्स वहां तक लेके जाए बाहर, या उसके साथ पार्टनरशिप करें। एडवांटेज लो इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क होता है। एक्सपोर्टिंग में ये आ जाता है कि आपका लो इन्वेस्टमेंट और रिस्क होता है। डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होती है और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होती है। जो दूसरा है वो जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर ये होता है कि कोलैबोरेट करता है लोकल फर्म्स इन फॉरेन मार्केट्स टू शेयर रिसोर्सेज, एक्सपर्टीज और रिस्क। यानी कि कुछ रिसोर्सेज आपके, एक्सपर्टीज आप लोगों की, कुछ रिस्क आपके और कुछ रिस्क आपके फॉरेन मार्केट के लोकल फर्म्स होती है उनके। आप एक जॉइंट वेंचर करते हैं और उसी के मुताबिक जिस तरह का आपका रिस्क होता है उसके मुताबिक आप अपने शेयर्स भी डिवाइड करते हैं, कि प्रॉफिट भी डिवाइड करते हैं कि इतना प्रॉफिट आएगा, इतना रिस्क अगर आप ले रहे हैं तो इतना प्रॉफिट आएगा, तो उससे उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट डिवाइड होगा। इसकी एग्जांपल ये है कि पार्टनरशिप फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग। जो पार्टनरशिप करती है जैसे नेस्ले वालों के यहाँ पे भी नेस्ले के यहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग है और बाहर भी होती है, और उनकी मार्केटिंग भी होती है। और जैसे मैकडॉनल्ड की है, बाहर भी होती है और यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग होती है। सो एडवांटेज ये है कि फास्टर मार्केट एंट्री एंड शेयर्ड कॉस्ट। इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जल्दी आप लोग मार्केट में एंटर हो जाते हैं किसी भी फॉरनर की, और वहाँ पे कॉस्ट भी आपकी शेयर हो जाती है, आपको सारा कुछ खर्चा अपनी तरफ से नहीं करना पड़ता। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाती है। इसके बाद उसमें आप सेटअप करते हैं सब्सिडीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और ऑफिसेज इन इंटरनेशनल मार्केट। इसमें आप ये करते हैं कि आप सब्सिडीज बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाते हैं और ऑफिसेज बनाते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। एग्जांपल इनकी है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन कंट्रीज विद फेवरेबल पॉलिसीज के, यानी कि आपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दी किसी कंट्री की कुछ पॉलिसीज के थ्रू, फेवरेबल पॉलिसीज के थ्रू। इसकी स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस होती है और ये ग्रेटर कंट्रोल आपके पास होता है। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी मार्केट प्रेजेंस बहुत ज्यादा होती है और इसका जो कंट्रोल होता है आपका वो भी ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की है, नेट कैश फ्लो गिवन है। हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दी है और नेट कैश फ्लो गिवन है। कमिंग ईयर जो है वो उसके हिसाब से। सो ये जो 9,000 है, 5,000 है, इनकी कॉस्ट गिवन है और फिर इनके नेट कैश फ्लो भी गिवन है। नेट कैश फ्लो जो हमारे पास जो रिटर्न आ रहे हैं वो है, और कॉस्ट में हम ये सारा कुछ प्लस करेंगे। सो टोटल कॉस्ट हमारी जो है क्यूमुलेटिव कैश फ्लो जो बन रहा है वो है -9,000 -9,000 18,000 प्लस -4, और इसमें अगर हम +4 कर देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1,000। सो रिमेनिंग फ्रैक्शन आ जाएगी हमारे पास 0.8%। तो पे बैक पीरियड है इसका 1.8%। इन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है कि आप पे बैक पीरियड निकालें। पे बैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे नेट कैश फ्लो है वो नेगेटिव में आ रहे हैं, उन सबको हमने ऐड करके, ठीक है, और फिर हमने उसको उसमें से माइनस कर दे रहे हैं जो हमारी नेट कैश फ्लो है उसको। सबसे पहले तो हमें एक डेटा गिवन है, इसमें कॉस्ट इन्होंने दी हुई है कि हमने पहले साल 9,000 इन्वेस्ट किए थे, दूसरे फर्स्ट ईयर सबसे पहले जो डाउन पेमेंट की थी वो 9,000 की थी, कॉस्ट थी वो, और उसके बाद 1,000 3 ईयर में दिए हैं। जबकि हमारा नेट कैश फ्लो पहले जब हमने डाउन पेमेंट की थी 5,000 था, और फिर उसके बाद 5 4 3,000 था। इसी तरह प्रोजेक्ट बी में 12,000 जो हमारी डाउन पेमेंट थी, और 1,000 1,000 और 4,000 हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड में कॉस्ट थी, और इसका जो हमें इनकम आई है वो है 5,000 5,000 5,000 एंड 8,000। तो इसमें ये होता है कि जो पे बैक पीरियड सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे उसमें हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो हमें कितनी आ रही है। पहले साल हमने 9,000 इन्वेस्ट किया, तो उसमें से 5,000 हमें आ रही है, तो माइनस करेंगे तो 4,000 आ जाएगी। फिर दूसरे साल हमारे पास 4,000 हमने जो इन्वेस्ट किया था उसको हमने 5,000 जो हमारा रिटर्न आया से माइनस किया तो 1,000 आ जाएगी। तो 2 साल में हमें डाउन पेमेंट आ रही है, माइनस में है ये। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि जो 4,000 हमारा माइनस में है वो हम जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में हम कितने हमारी इनफ्लो है वो हमारी है 4,000। 4,000 को हमने निकालना है इसमें से। सो हमारे पास 5,000 डिवाइडेड बाय 4,000 डिवाइडेड बाय 5,000 0.8। सो 3 इयर्स 1.8 इयर्स में हमारे पास आ जाएगा पे बैक पीरियड। इसी तरह क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ये है कि 0 ईयर में हमने 12,000 इन्वेस्ट किए थे, और फिर उसके बाद 5,000 का हमें प्रॉफिट हुआ था। तो 5,000 5,000 8,000 जो हमारे पास है इनको हमने माइनस कर देना जो हमारे कॉस्ट है, और इसको हमने ऐड कर देना। हमारे पास 6,000 रुपीज़ बचे हैं। हमें चाहिए 12,000। सो अभी हमारे पास कितने हैं 6,000 है, हमने इनको 2,000 की रिमेनिंग फ्रैक्शन के साथ 2,000 डिवाइडेड बाय 8,000 इज इक्वल टू 0.25। रिमेनिंग फ्रैक्शन निकालिए कि हमारे 8,000 जो हमें आ रहे हैं वो हमें उसमें से सिर्फ 2,000 रुपए चाहिए, तो वो इस साल में कितने महीनों में आ रहे होंगे, हमें पर महीने कितने बन रहे हैं, पर मंथ कितने बन रहे हैं। सो इस तरह 2.25 हमारे पास आ रहा है। 2.8 थाउज़ेंड डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय 8000, 2000 हमें चाहिए ताकि हमारे यहाँ जो कैश इनफ्लो है वो हो जाए, और फिर हम उसको डिवाइड कर देंगे, 0.25 ईयर्स आ जाएंगे। 0.25 को ऐड कर देंगे 2 ईयर्स में, जो हमें हमारे पहले बने थे ईयर 1 में और ईयर 2 में, तो 2.25 ईयर्स हमें लगेंगे। फिर एनपीवी कैलकुलेट करने का सबसे आसान फॉर्मूला ये है कि सम ऑफ ऑल द कैश फ्लोज, जितने भी हमारे कैश फ्लोज है 5000, 4000, 3000, डिवाइड कर देना उसको हमारी 1 प्लस आर। आर वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जो गिवन है, 10% गिवन है, उसको हमने 1 प्लस 10, 1.10, उसको प्लस करके उसकी पावर लेनी है ईयर के हिसाब से। टी इज इक्वल टू पर ईयर जो उनकी आउटकम है उसको हमें डिवाइड करके इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देना है, और हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 9000 है प्रोजेक्ट ए में गिवन है। और यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव का साइन नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये ऑब्वियस है कि ये हमारी टोटल जो इनकम है वो हमारी जो कॉस्ट है वो टोटल इसका 9000 है, और पहले साल हमें ये कॉस्ट आ रही है जबकि इसकी 12000 है। सो 9000 में इसमें से माइनस कर देना है, और फिर प्रोजेक्ट बी में से 12000 माइनस कर देना है, तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। सो जो इतना भी हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल के हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा 1002 रुपीज़। अब उसको हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1102 रुपीज़ आ जाएगा। और इनिशियल कॉस्ट से इसी तरह हमने प्रोजेक्ट बी को करना है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है। उसमें ये होता है कि टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो होती है सब, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। उसका 1.12 आ जाता है, और इसका प्रोजेक्ट बी का आ जाएगा हमारे पास 1.22। प्रोजेक्ट ए जो है उसका एनपीवी 1102 है, और उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.12, जबकि प्रोजेक्ट बी की एनपीवी भी ज़्यादा है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी ज़्यादा है। इसका मतलब हम प्रोजेक्ट बी को प्रेफर करेंगे। क्यों? सो इस क्वेश्चन का कंक्लूजन ये है कि हमारे पास एक तो एनपीवी ज़्यादा आ रहा है, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ रहा है ज़्यादा, इस वजह से हम ये वाला चूज़ करेंगे, प्रोजेक्ट बी को चूज़ करेंगे। और ये हमारा जो लार्जर टोटल कैश फ्लो है वो भी इसका बाकियों से ज़्यादा है, इस वजह से हम इस प्रोजेक्ट को चूज़। सो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है जो कि इसमें हमें गिवन है कि जी लिमिटेड इज कंसीडरिंग न्यू इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हैविंग द फॉलोइंग कन्वेंशनल कैश फ्लो उसके गिवन है हमें। सॉरी, मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ा था। Sorry, Seven Star Limited Company currently pays a dividend of 10 per share and has a share price of 200. Share price given है, और currently जो dividend वो दे रहे हैं वो 10 है. If this dividend was expected to grow at 12% rate forever, what is the firm's expected or required return on equity using a dividend discount model approach? इसका एक फॉर्मूला होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसके इंस्टेड ऑफ दिस सिचुएशन इन पार्ट ए, सपोज उन्होंने पहले एक सिचुएशन दी है, उसके मुताबिक सॉल्व करना है। उन्होंने न्यू सिचुएशन दी है, उन्होंने कहा इस सिचुएशन को छोड़ के सपोज दैट द डिविडेंड वाज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 20%, पहले 12% था, उसकी जगह हम 20% यूज करेंगे फॉर 5 इयर्स एट 10% पर ईयर देयर आफ्टर, और उसके बाद 5 साल तक 20% रहेगा और फिर 10% पे हो जाएगा। सो नाउ व्हाट इज द फर्म्स एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी? सो इसमें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो रिटर्न ऑन इक्विटी होती है उसका क्या फॉर्मूला होता है। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो गोल्डन ने दिया था, उसने कहा था रिटर्न रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और इक्विटी जो है वो जो डिविडेंड हम नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर का जो डिविडेंड है उसको डिवाइड कर देंगे मार्केट करंट शेयर प्राइस से, और उसमें प्लस करेंगे ग्रोथ रेट जो हमें उन्होंने गिवन दिया हुआ है। तो ग्रोथ रेट का जो चांसेस थे उसने कहा था 12% है, यानी कि 0.12, और मार्केट शेयर प्राइस उसने 200 कही थी हमें, और उसने कहा था कि जो हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उसका हम फाइंड करेंगे। सो 10 you multiply by 1 plus 0.12 which is equal to 11.2। तो हमारे पास जो डी नोट है, जो पहले हमारा ग्रोथ रेट था, जो जिसमें वो दे रहे थे वो 10 है। 10 हमारे पास इंडिकेशन जिसमें पहले वो डिविडेंड और पे कर रहे थे वो 10 है। जी हमारे पास है 0.12, जी होता है ग्रोथ रेट और पी होता है हमारे पास शेयर। तो हमने इन सबको 10 को जो डी नोट है मल्टीप्लाई कर देना है हमने 1 प्लस 0.12 के साथ, हमारे पास आ जाएगा 11.12, और इसको हमने फिर डी वन जो हमारे पास आएगा हमने उसको डी वन को दिस डी वन डिवाइड करना है पी के साथ, मार्केट शेयर प्राइस के साथ उसमें 0.12 ग्रोथ रेट को ऐड कर देना है। सबसे पहले तो हमने डी1 निकाला, डी1 निकालने के लिए जो हमारा डिविडेंड है उसमें हम हमारा जो करंटली जो हम पे कर रहे थे डी नोट वो, उसमें हमने ग्रोथ रेट को 1 के साथ प्लस करके डाला है, और फिर 11.12 हमारा जो डी1 बच जाएगा उसको हमने डिवाइड करना मार्केट शेयर प्राइस के साथ, और उसमें प्लस कर देना ग्रोथ रेट दोबारा से। तो ये हमारे पास आ जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी, जी का 17.6% है। सबसे पहले डी1 निकालेंगे और उसके बाद रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे। डी1 आता है जो हम ऑलरेडी शेयर की प्राइस पे कर रहे थे 10, फिर उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस जो हमारा ग्रोथ रेट है उसके साथ, और फिर दोबारा ग्रोथ रेट को प्लस करना है हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी हमारी जो है
रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी जो है विद डिफरेंट ग्रोथ रेट्स वो ये है कि डिविडेंड ग्रो एट 20% फॉर 5 इयर्स, उसके बाद 10% हो गया, तो यानी कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो डिफरेंट होगा। तो पहले डी नोट हमारा 10 था और बाद में हमारा डी नोट होगा 20, क्योंकि उन्होंने गिवन किया हुआ है कि पहले 5 साल हमारे पास जो डिविडेंड आएगा, ठीक है, उसका ग्रोथ रेट बाद में 20% हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो D1 हमारे पास फर्स्ट ईयर में क्या रहेगा, 10 प्लस 1.2 इज इक्वल टू 12, और सेकंड ईयर में 10 प्लस 1.2 ही रहेगा, और एंड में हमारे पास, और इसमें हम ये जो हमारा एक्चुअल प्राइस है, क्योंकि हम 1.2 इसमें ऐड कर ही जा रहे हैं, तो बाद में हमारी जो डी नोट होगा वो चेंज होता रहेगा। D1 हमारा ये हो गया, अगले साल का जो डी नोट है, डी नोट वो पिछले साल का D1 होगा, और इसी तरह ये क्वेश्चन सोल्व होगा। और 5 साल के बाद हमारा जो डी नोट है वो 20% हो जाएगा, लेकिन उन्होंने 5 ईयर्स का हमें दिया हुआ है, तो हम 5 ईयर्स से कैलकुलेट करेंगे इसको। कैलकुलेट टर्मिनल वैल्यू एट ईयर 5 यूजिंग परपेचुअल ग्रोथ। तो टर्मिनल वैल्यू होती है कि 6 ईयर में हमारा जो D6 आएगा, डिविडेंड आएगा, उसको हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ इक्विटी के साथ डिवाइड करके उसमें से माइनस करेंगे पहले G2 को, ग्रोथ रेट 2 को। सो हमारा ग्रोथ रेट 2 आ रहा है 10%, 20% था, उसके बाद हमने दोबारा 10 कर दिया था उसको 0.1%। सो D5 इज इक्वल टू 24.8832, ये हमने यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया था। 0.2% के साथ हमने पहले 5 ईयर्स तक 2%, 0.2% के साथ कैलकुलेट किया, अब हमने 0.1% के साथ कैलकुलेट करना है। सो 24 पॉइंट जो हमने 8832 कैलकुलेट किया, उसको मल्टीप्लाई कर देना 1.1% के साथ, और 27.375, ये हमारा D6 बन गया, ठीक है। और अब हमने इसको डिवाइड कर देना है R माइनस 0.1 के साथ। सो अब हमारे पास ये 0.1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। टर्मिनल वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं। डिस्काउंट ऑल कैश फ्लो ईयर्स 1 से 5 टर्मिनल वैल्यू बैक टू प्रेजेंट वैल्यू टू फाइंड R सोल्व iteratively और यूजिंग फाइनेंशियल कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे पास है वो हमें गिवन है, उसमें हमें कैश फ्लो दिए गए हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो 28,000 है, और उसके बाद हमें 7 ईयर्स तक ये रिटर्न्स आए हैं। इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 14%। इसका पेबैक पीरियड क्या होगा, हमने किस समय कब किस ईयर तक हम ये अमाउंट अचीव कर लेंगे। तो हम इसको इस सारी अमाउंट को प्लस करेंगे जब तक हमारे पास 28,000 पूरे नहीं हो जाते। तो हम जब सारी अमाउंट को प्लस कर रहे हैं तो ईयर 4 में हमारे पास आ रहे हैं 28,995,000, लेकिन हमें इसमें से हमारा कैश फ्लो है 6376। सो तो हम क्या करेंगे कि हम 28,000 में से माइनस करेंगे हमारा जो कैश फ्लो आ रहा है, और जो डिफरेंस आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे हमारा जो उस साल का कैश फ्लो है, ताकि हम उस कैश फ्लो का एक्चुअल अमाउंट किस मंथ में आई थी, तो वो उसको कैलकुलेट कर सके पर मंथली अमाउंट को। वो आ रही है 0.4, तो हमारा पेबैक पीरियड बन गया 3.84 ईयर्स। नेट प्रेजेंट वैल्यू है सम ऑफ ऑल द कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट, और उसमें से माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को। सो हमारे कैश फ्लो को सारा सब डिवाइड कर दे, इसको डिवाइड करना है अपने डिस्काउंट रेट के साथ। पर ईयर डिस्काउंट रेट क्या चल रहा है, पहले साल जो ट्रांजैक्शन थी उसका डिस्काउंट रेट ये था, दूसरे साल का ये, तीसरे साल का, और फिर उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस की, तो एनपीवी आ गया हमारे पास 3158। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारा ये है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लो वो थी 28,000 प्लस 3158, डिवाइड कर देना है इसको 28,000 के साथ, जो कि आ गया 1.1। सो एनपीवी इज ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमारा 1 से ऊपर है, यानी कि हमें प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, और एनपीवी भी हमारे पास 0 है, 0 से ऊपर है, सो एनपीवी ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और हाइपोथेटिकल आईआरआर ऑफ 48.75 इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड 14% रिक्वायर्ड रिटर्न, द प्रोजेक्ट शुड स्टिल बी एक्सेप्टेड। अगर वो कह रहे हैं कि अगर हाइपोथेटिकल 15.5 भी 75 भी आईआरआर उसको दी गई है, तो वो फिर भी की जो गिवन डिस्काउंट रेट है जो कि है हमारे पास 1.4 से ज्यादा, तो वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब एवरेज इन्वेंटरी दी गई है, इन्वेंटरी टर्नओवर हमारे पास है 4, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स इनटू 1 माइनस ग्रॉस मार्जिन। हमारे पास आ जाएगी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। सो सेल्स हमारे पास है 4 लाख, ग्रॉस मार्जिन है हमारे पास 20%, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारे पास 4 लाख इनटू 0.8, यानी कि 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमारे पास 32 लाख आ जाएगी, 32 लाख को हम डिवाइड कर देंगे इन्वेंटरी टर्नओवर के साथ, और 8 लाख हमारे पास एवरेज इन्वेंटरी आ जाएगी। सेल्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ग्रॉस मार्जिन। हमारे पास ग्रॉस मार्जिन कितना है 20%, 0.2, 2 को हमने 1 में से माइनस किया तो 0.8 जो हमारे पास आएगा वो हमारी होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना सेल के साथ, तो हमारी कॉस्ट एक्चुअल में आ जाएगी 3 लाख 32 लाख। 32 लाख को जब हम इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इन्वेंटरी टर्नओवर एवरेज इन्वेंटरी आ जाएगी, क्योंकि अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एवरेज इन्वेंटरी से डिवाइड करें तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आती है, और अगर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर दें तो एवरेज इन्वेंटरी आ जाती है। फिर अकाउंट रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड आता है, इसमें हम एवरेज रिसीवेबल जो होते हैं हमारे पास 5 लाख होते हैं, सेल्स हमारे पास है गिवन है ये सब कुछ 4 मिलियन,
और अज्यूम करें 360 डे का पीरियड है, तो उसने उन्होंने कहा कलेक्शन पीरियड फाइंड करने के लिए हमें रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी पड़ती है, जिसमें सेल्स को डिवाइड किया जाता है एवरेज रिसीवेबल पे। तो सेल्स हमारे पास है 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख, 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 5 लाख हमारे पास एवरेज रिसीवेबल है जो कि है 8, और कलेक्शन पीरियड हमारे पास होना चाहिए 360 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सो हमारे पास जो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो थी वो थी 8, और हमारे पास जो कलेक्शन पीरियड है वो 360 डेज है, तो हमारे पास 45 डेज जो है वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल मस्ट बी कलेक्टेड इन 45 डेज। सो डिफरेंशिएट करें एन एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी टू पैसिव डिविडेंड पॉलिसी। सो एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी वो डिविडेंड पॉलिसी होती है, वैसे तो ये दोनों डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो कि कंपनी को हेल्प करती है मैनेज करने में, डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड करने में टू द शेयर होल्डर, और इसका कंपैरिजन ये है। सबसे पहले जो एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी होती है वो कंपनी को एक्टिवली डिटरमिन करती है द अमाउंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिविडेंड बेस्ड ऑन इट्स करंट अर्निंग, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड स्ट्रेटेजिक गोल्स। सो कंपनी की करंट अर्निंग्स क्या है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, मार्केट में क्या शेयर चल रहा है उसका, और स्ट्रेटेजिक गोल्स उसके क्या है, डिविडेंड पॉलिसी वो बताती है एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जो डिविडेंड पेमेंट होती है वो रेगुलरली व्यूड और एडजस्ट करी जाती है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो नीड्स। अगर उसका कैश फ्लो ज़्यादा अच्छी नीड्स जा रही है या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ज़्यादा अच्छी जा रही है, तो उसके मुताबिक उसको व्यू किया जाता है और डिविडेंड पेमेंट्स दी जाती है, ज़्यादा पेमेंट दी जाती है अपने शेयर होल्डर्स को। मैनेजमेंट टेक्स अ प्रोएक्टिव स्टांस टू सिग्नल फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ पोटेंशियल टू इन्वेस्टर। मैनेजमेंट एक प्रोएक्टिव स्टांस लेते हैं, सिग्नल करते हैं फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ पोटेंशियल टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को बताते हैं कि हमारी ग्रोथ अच्छी जा रही है, तो इन्वेस्टर और इन्वेस्ट कर सके। कंपनी का एम जो होता है मेंटेन करना होता है स्टेबल और प्रोग्रेसिव। एक तो वो स्टेबल और दूसरा वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करे अपने डिविडेंड को हर गुजरते वक्त के साथ साथ। तो इवन इफ इट रिक्वायर्स सूदिंग फ्लक्चुएशन इन अर्निंग, तो फिर भी वो अपना काम, उनकी जो डिविडेंड पॉलिसी होती है वो ये मेक श्योर करती है कि जो कंपनी है वो आसानी के साथ प्रॉफिट अर्न कर सके, डिविडेंड अर्न कर सके। इट ऑफन इन्वॉल्व्स specific targets or payout ratios distributing a certain percentage of net income on as dividend। और इसके अंदर अक्सर ऐसा होता है कि जो स्पेसिफिक टारगेट होते हैं और पे आउट रेशियो होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ नेट इनकम ऑफ डिविडेंड, उसमें ये डिविडेंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी के। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि अट्रैक्ट करे और रिटेन करे इन्वेस्टर्स को, उनको प्रोवाइड करे कंसिस्टेंट ग्रोइंग रिटर्न्स, और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ऑप्टिमाइज करे आगे, ताकि आगे जाके को फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस मिले। ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है। इसकी एग्जांपल ये है कि अ कंपनी दैट अनाउंसेस अ क्वार्टरली डिविडेंड एंड एडजस्ट इट्स अपवर्ड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। पैसिव डिविडेंड पॉलिसी ये होती है कि जो कंपनी होती है वो एक्टिवली मैनेज नहीं कर रही होती है अपने डिविडेंड को, जबकि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने सरप्लस और अर्निंग की बेसिस में ऑप्शनल और ग्रोथ नीड को फुलफिल करने के लिए। ठीक है। डिविडेंड्स आर इरेगुलर एंड डिपेंडेंट एंटायरली ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस फंड। अगर तो फंड ज्यादा है तो वो डिविडेंड ज्यादा देते हैं लोगों को, अगर उनके पास फंड्स कम है तो डिविडेंड उस हिसाब से दिया जाता है। प्राइमरी फोकस ये होता है कि री इन्वेस्ट करे अपनी अर्निंग को बिजनेस के अंदर ही, और फंड की एक्सपेंशन को रिसर्च और डेप्ट रिपेमेंट की जाए, फंड्स की एक्सपेंशन फंड्स को बढ़ाया जाए, रिसर्च और डेप्ट को उसकी वापस किया जाए। इसी वजह से वो अपने डिविडेंड वापस नहीं कर पाते, वापस नहीं करते, अपने सरप्लस फंड्स में रखते हैं। मैनेजमेंट डज नॉट प्रायोरिटाइज डिविडेंड एज अ वे टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं रखते अपने डिविडेंड, बल्कि फोकस करते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ को। और ये अप्रोच जो होती है रिजल्ट करती है या तो कोई डिविडेंड नहीं होता या बहुत कम डिविडेंड होता है ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट और लो अर्निंग। अगर लो अर्निंग हो रही है तो इनका डिविडेंड ना होने के बराबर होता है या बहुत कम होता है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट के दौर में या फिर जहाँ पे अर्निंग नहीं हो रही होती वहाँ पे। ऑब्जेक्टिव इसका ये है मैक्सिमाइज करें लॉन्ग टर्म वैल्यू बाय प्रायोरिटाइजिंग री इन्वेस्टमेंट, या तो उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें और री इन्वेस्टमेंट के अंदर, या फिर इमीडिएट पे आउट टू द शेयर होल्डर आप करें। सो एग्जांपल इसकी ये है कि आप ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने डिविडेंड्स को ओनली ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ एक्सेस कैश फ्लो, यानी कि बहुत ज्यादा उनके पास कैश आ जाए तो वो देती है, वरना वो अपने सरप्लस में डाल देती है। अब इसके फीचर जो है मैनेजमेंट रोल एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी के और पैसिव डिविडेंड पॉलिसी में। सो एक्टिव में मैनेज एंड इज एडजस्टेड बाय मैनेजर्स एक्टिवली, मिनिमल या यहाँ पे पैसिव डिविडेंड पॉलिसी में इसको बहुत कम एक्टिव मैनेजमेंट होती है। डिविडेंड फ्रीक्वेंसी रेगुलर होती है एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी में और प्रेडिक्टेबल होती है, लेकिन जो पैसिव डिविडेंड पॉलिसी जिनकी होती है उनके रेगुलर और इनकंसिस्टेंट कैश फ्लो होते हैं। प्राइमरी फोकस जो होता है एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी का वो बैलेंस करे शेयर होल्डर के रिटर्न और ग्रोथ को, जबकि पैसिव डिविडेंड पॉलिसी का जो प्राइमरी फोकस होता है वो प्रायोरिटाइज करती है री इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। इन्वेस्टर अपील्स जो होती है उसमें अपील टू इनकम फोकस्ड इन्वेस्टर, जबकि इन्वेस्टर अपील पैसिव पॉलिसी में ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टर, जिन्होंने कंट्री की ग्रोथ चाहिए, जिन्हें कंपनी की ग्रोथ चाहिए, वो इसमें पैसिव डिविडेंड पॉलिसी में फॉलो अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जिन्हें अपने इनकम अर्न करनी होती है वो एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी के थ्रू अर्न करते हैं। अर्निंग के इम्पैक्ट्स क्या बढ़ते हैं इसके कि एडजस्ट डिविडेंड टू मेंटेन स्टेबिलिटी, जबकि जो डिविडेंड
पैसिव डिविडेंड पॉलिसी है उसमें डिविडेंड्स ओनली आफ्टर द नीड्स आर मेट, जब तक उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो जाती वो अपना डिविडेंड नहीं पे करते। लेकिन अर्निंग इम्पैक्ट में ये होता है कि एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी में डिविडेंड आपको हमें स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए आप डिविडेंड्स एडजस्ट कर लेते हैं। So active dividend policy is more structured and designed to maintain a consistent growing payout. एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी का जो पे आउट भी अच्छा है और वो कंसिस्टेंट पॉलिसी है, स्ट्रक्चर्ड भी है, जबकि पैसिव डिविडेंड पॉलिसी फ्लेक्सिबल है, सेकेंडरी टू द कंपनीज ऑपरेशनल ग्रोथ एंड प्रायोरिटीज। सो अब क्वेश्चन नंबर 10 है, briefly describe according to the pecking order theory why people prefer internal financing or to external financing। सो पैकिंग थ्योरी जो है उसके मुताबिक जो पीपल होती है और कंपनीज होती है, लोग और कंपनीज प्रेफर करते हैं इंटरनल फाइनेंसिंग टू एक्सटर्नल फाइनेंसिंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, इन रीजन की वजह से। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग जो होती है, जो इंटरनल फंड्स होते हैं सच एज रिटेन्ड अर्निंग आर लीस्ट एक्सपेंसिव, सबसे कम एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ कैपिटल सिंस दे डोंट इन्वॉल्व ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट। अनलाइक एक्सटर्नल फंड्स, जब भी हम कहीं बाहर से कर्जा लेते हैं हमें उसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, डेब्ट देना पड़ता है, और एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो होती है उसमें इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से वो एक्सपेंसिव हो जाती है। तो इसलिए लोग कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग देखते हैं कि हमें खुद से अगर रिटेन्ड के थ्रू वैसे ले रहे हैं तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है कि हम इंटरेस्ट दें बाहर से। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री, इसमें ये होता है कि यूजिंग इंटरनल फाइनेंसिंग जो होती है उसके वजह से हमें बाहर इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती, फाइनेंशियल इश्यूज, अपनी फाइनेंशियल रेशियोज और स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन टू एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स और लेंडर्स को नहीं देना पड़ता। लेकिन क्योंकि अगर हम अपने इन्वेस्टर से कह रहे हैं कि हमें इन्वेस्ट करें तो हमें उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देनी पड़ती है ताकि वो उसको पढ़ के देखें हम प्रॉफिट कमा भी रहे हैं कि नहीं, ये अच्छी जगह है इन्वेस्ट करने की नहीं। तो इसमें सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी चली जाती है जो कि एक अच्छी बात नहीं है, रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ अंडर वैल्यूएशन और मिस इंटरप्रिटेशन। इससे अंडर वैल्यूएशन जो अगर आपकी हो रही है वो भी इसका रिस्क हो जाता है और मिस इंटरप्रिटेशन भी हो जाती है। तो इंटरनल फाइनेंसिंग आपको इन चीज़ों से बचाती है। कंट्रोल एंड ऑटोनॉमी, सो इसमें इंटरनल फाइनेंसिंग डज नॉट डाइल्यूट ओनरशिप और रिक्वायर्ड कंपनीज टू कंप्लाई विद। सो इंटरनल फाइनेंसिंग जो होती है वो वीक कर देती है ओनरशिप को, वीक नहीं होने देती है ओनरशिप को, और रिक्वायर्ड कंपनी को इस ये बात ज़रूरी होती है कि वो एक्सटर्नल लेंडर्स के साथ एग्री करे अगर वो एक्सटर्नल फाइनेंस कर रहे हैं, ठीक है? या इंटरनल फाइनेंस के 2 फ़ायदे होते हैं कि एक तो आपको आपकी ओनरशिप वीक नहीं होती क्योंकि आपको पार्टनर नहीं बनाना पड़ता किसी को, और दूसरा ये कि आपकी जो एक्सटर्नल लेंडर्स होते हैं आपको उनके सामने अपनी कंडीशंस कंपनी की हालात नहीं बताने पड़ते। सो हेल्पिंग मैनेजमेंट रिटेन मोर कंट्रोल ओवर डिसीजंस, तो मैनेजमेंट का कंट्रोल ज़्यादा रहता है। और फिर फाइनेंशियल हायरार्की, द थ्योरी पोजिट आप प्रेफरेंस हायरार्की के फर्स्ट इंटरनल फंड्स आपको यूज़ करने चाहिए रिटेन्ड में से, फिर सेकंड आपको डेब्ट फाइनेंसिंग करनी चाहिए। लेस कॉस्टली होती है और आपकी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती। ओनरशिप डाइल्यूट होने का मकसद है कि आप अगर किसी को पार्टनर बनाते हैं या उनसे फाइनेंस लेते हैं तो आपको अपनी ओनरशिप के कुछ पार्ट उनको देना पड़ता है, आपको उनकी बात माननी पड़ती है, वो स्टेक होल्डर्स बन जाती है क्योंकि उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो वो आपकी ओनरशिप वीक हो जाती है। लेकिन जो इक्विटी फाइनेंसिंग है वो सबसे लास्ट में करनी चाहिए, ये बहुत एक्सपेंसिव होती है और ये आपकी ओनरशिप को डाइल्यूट कर देती है, वीक कर देती है। और अगर आपकी ओनरशिप वीक हो कैसे होती है इक्विटी फाइनेंसिंग में कि अगर आपके शेयर्स हैं तो आप वो इक्विटी के थ्रू आप हाफ कर देते हैं और आप मार्केट में शेयर बेचने के लिए डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी मनी नीड्स तो पूरी हो जाती है लेकिन आपके ज़्यादातर शेयर होल्डर कोई और बच जाता है।